हाँ जी बच्चों, वर्किंग कैपिटल की लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेटर्स मैनेजमेंट का टॉपिक कवर किया था। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? वर्किंग कैपिटल के बारे में। और साथ में बात करेंगे किसके बारे में? फैक्टरिंग के बारे में। किसके बारे में? फैक्टरिंग के बारे में। अब एक बात बताओ कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो यू नीड फंड्स। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बिजनेस की फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? फंड्स है। फंड्स आपको दो पर्पज के लिए चाहिए होते हैं। फर्स्ट होता है तुम्हारा टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स। इसके लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं कि आप अपने इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, आप डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं और आप डेट ले सकते हैं ना। ये है लॉन्ग टर्म फंड्स। कौन से फंड्स हैं? लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं, ठीक है। और बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए, किसके लिए? डे टू डे एक्सपेंडिचर्स के लिए भी आपको क्या चाहिए? फंड्स चाहिए। और उस फंडिंग को हम क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल फाइनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का मतलब हो गया जो डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए आपको पैसा चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। और ये आता है बैंक से सीसी लिमिट। क्या आती है? सीसी लिमिट होता है कैश क्रेडिट लिमिट। इसमें क्या करता है बैंक? आपको एक फंड सैंक्शन कर देता है। आपको 50 लाख चाहिए, 50 लाख, 1 करोड़ चाहिए, तो 1 करोड़ का बैंक क्या करेगा? फंड सैंक्शन कर देगा। जितना भी आपको पैसा चाहिए उसमें से आप क्या कर लो? निकाल लो। कस्टमर को माल बेचो, आ जाए पैसा वापस अकाउंट में जमा कर दो। यही होता है सीसी लिमिट के अंदर। लेकिन बैंक आपको सीसी लिमिट जब देगी तो बैंक आपसे बोलेगी कि हमें आप अपना वर्किंग कैपिटल निकाल के ला दो। क्या निकाल के ला दो? वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का बेसिकली मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का बेसिकली मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। क्यों बोलते हैं वो भी समझ लो। करंट एसेट्स वो चीज होती है जहां पर मुझे मेरे फंड्स इन्वेस्ट करने हैं। यहाँ पर मेरा फंड यूटिलाइज होगा। क्या होगा? फंड को यूटिलाइज किया जाएगा। इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स होता है हमारे एप्लीकेशन ऑफ फंड। अच्छा, मुझे बिजनेस करने के लिए स्टॉक चाहिए। मैं कहता हूँ बिजनेस करने के लिए मुझे 50 लाख का क्या चाहिए? गुड्स चाहिए। सप्लायर कहता है कि 20 लाख का माल मैं आपको उधार दे दूंगा। 50 लाख का गुड्स चाहिए, सप्लायर मुझे 20 लाख का तो क्रेडिट दे ही रहा है। तो मेरे पास शॉर्टेज कितना है फंड्स का? 30 लाख से ना। वो 30 लाख से क्या कहलाएगा? तुम्हारा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, जिसके लिए बैंक के पास जाके क्या करते हैं? सीसी लिमिट ले लेते हैं। तो सीसी लिमिट लेने के लिए क्या करना पड़ता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स क्या है? तुम्हारे लिए एप्लीकेशन ऑफ फंड। और इसमें से माइनस करते हैं हम क्या? करंट लाइबिलिटी। ये क्या होता है? तुम्हारे सोर्स ऑफ फंड होता है। क्या होता है? सोर्स ऑफ फंड। तो ये डिफरेंस जो कहलाएगा, ये कहलाएगा तुम्हारी क्या? वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट। सर इसमें से हमें बैंक कितना फाइनेंस दे देगी? बैंक आपको कितना फाइनेंस देगी? बैंक मोटा मोटा आपको ये बोलती है कि सर देखो, जितना भी आपकी रिक्वायरमेंट है 75% हम आपको दे देंगे, 25% आप अपनी तरफ से क्या कर दो? इन्वेस्ट कर दो। किसी बैंक में 25% का क्राइटेरिया है तो किसी में 15 का होगा। लेकिन मोटा मोटा मार्केट में क्या रहता है? 25% का ही क्राइटेरिया रहता है कि 25% आप कैपिटल से लगाओ, बाकी 75% बैंक आपको खुद दे देगी सीसी लिमिट के थ्रू। क्लियर है? अब मुझे बताओ, वर्किंग कैपिटल का मतलब हो गया करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। ये आपको चाहिए होता है किसके लिए? सीसी लिमिट लेने के लिए। तो मुझे बताओ, ये जो सैंक्शन तुम बैंक से करवाओगे सीसी लिमिट, ये साल के स्टार्टिंग में कराओगे, साल के एंड में कराओगे? साल के स्टार्टिंग में। तो ये जो भी कैलकुलेशन आप करोगे ना, ये ईयर के बिगिनिंग में करना है। तो ये सब किसके बेस पे होगा बेटा? ये सब होगा ऑन एस्टिमेशन बेसिस। किस पे होगा? ये सब निकलेगा किस पर? एस्टिमेशन। और एस्टिमेशंस कभी भी परफेक्ट नहीं होते हैं। एस्टिमेशंस हमेशा कहते हैं ना कि ऊपरा ऊपरी होता है, मोटा मोटा होता है, अप्रॉक्स बेस पे निकलते हैं। एग्जैक्ट देखो, एस्टिमेशंस कभी एग्जैक्ट नहीं हो सकते हैं। आपको एक अप्रॉक्स रफ आइडिया लगाना है, एग्जैक्ट नहीं निकल सकता है। और एग्जैक्ट निकालना हो तो उसके लिए फिर वर्किंग्स आपकी बहुत हाई हो जाएगी, जो तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबल नहीं है। तो वर्किंग कैपिटल की हम क्या करते हैं? इसका सबका क्या निकालते हैं? एक एस्टिमेशन लेते हैं और एस्टिमेशन के बेस पे क्या निकालते हैं? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालते हैं। क्लियर है? अब एक बात आइए, बिजनेस करेंगे तो करंट एसेट्स में पैसा लगेगा। करंट एसेट्स में पैसा कहाँ कहाँ लगेगा? स्टॉक में। स्टॉक भी 3 टाइप के होते हैं: स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ WIP और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इन 3 जगह पर आपका पैसा जाएगा।
स्टॉक के अलावा और पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा तुम्हारा? इसके अलावा पैसा जाएगा तुम्हारा डेटर्स में। सर डेटर्स में पैसा कहाँ जाएगा? देखो डेटर्स तो वो लोग हैं जो आपके पास में आएंगे, क्रेडिट पे गुड्स लेके चले जाएंगे। अब तुम्हारा गुड्स चला गया, तुम्हारे पास फंड्स आ गए, नहीं आए, फंड्स आएंगे बहुत बाद में, तब तक क्या करोगे? बस जितना मेरे पास फंड्स था मैंने स्टॉक में लगा दिया, स्टॉक मैंने डेटर्स को क्रेडिट पर भेज दिया। अब डेटर मुझे फंड कब देंगे? 2 मंथ के बाद। जैसे कि मान लो मेरी क्रेडिट सेल 2 मंथ की है, तो अप्रैल में जितना मेरे पास पैसा था मैंने लगा के माल बेच दिया। अप्रैल का पैसा कब आएगा? मई और जून में आएगा। और मई का पैसा जून में भी नहीं आएगा, जुलाई और अगस्त में आएगा। तो अप्रैल और मई तो मैं खाली हूँ भाई, मैं बिजनेस कैसे करूंगा? उसके लिए मुझे क्या चाहिए? सीसी लिमिट वर्किंग कैपिटल फाइनेंस चाहिए, जो हम एस्टिमेशन के बेस पर निकालते हैं और बैंक से फंडिंग करवा लेते हैं। तो मुझे एस्टिमेशन के बेस पे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, डेटर्स, और कुछ एक्सपेंडिचर हमारे होते हैं प्रीपेड, ये भी हम बैंक से फाइनेंस करवा लेंगे। कुछ हमें चाहिए होता है कैश बैलेंस, ये चाहिए होता है लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए। किसके लिए? बिजनेस में लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए हमें कैश भी चाहिए होता है। ये होता है हमारे ऑल करंट एसेट्स, इसको मैं बोल रहा हूँ ए। और एक हम निकालते हैं करंट लाइबिलिटीज। बताओ करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा? करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स और आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर्स, ये आ गए आपके करंट लाइबिलिटी में। तो वर्किंग कैपिटल हो गया ए माइनस बी। तो वर्किंग कैपिटल हो गया ए माइनस बी। सर ये तो आपके प्रेडिक्शंस हैं, ये कम पड़ गए तो कितने कम पड़ जाएंगे? 5%, 10%? देखो ये तो मान के चलो कम पड़ेंगे, कम पड़ गए तो दिक्कत है। अच्छा ज्यादा रह गई है, मतलब ये कैलकुलेशन आप जो की ये ओवर कैलकुलेशन हो गई, तो ज्यादा हो गया तो क्या होगा? लिमिट ओवर सैंक्शन हो जाएगी, हम उसको यूज नहीं करेंगे। और क्या होगा? लिमिट ओवर सैंक्शन हो जाएगी, हम उसको यूज नहीं करेंगे। तो सर बढ़िया है ना, लिमिट ओवर सैंक्शन करवा लो। देखो अगर लिमिट आपने 50 करोड़ की सैंक्शन करवाई है और आप उसमें से 40 या मतलब कि 50 अगर करोड़ की सैंक्शन करवाई है, आप 40 करोड़ ही उसमें से क्या करते हो? विड्रॉ करते हो। तो मतलब आपने कमिटमेंट तोड़ दिया, तो कमिटमेंट चार्जेस आपके लग जाएंगे, तो बेमतलब का नुकसान हो जाएगा। तो कोशिश करना है कि जितना अप्रोक्स हो सके उतना ही हम वर्किंग कैपिटल निकालते हैं, जितना डिटेल में जा सके, लेकिन एग्जाम के अंदर डिटेल में जाना पॉसिबल नहीं है। तो सर ये चीजें फिर हमें कहाँ काम आएगी? देखो सीए बनने के बाद में आपके पास में ऑफिस में क्लाइंट आएगा और आके क्या बोलेगा? सीए साहब एक तो हमें टर्म लोन करवा दो। टर्म लोन किसके लिए है? फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, बिल्डिंग के लिए, प्लांट एंड मशीन के लिए। और एक वो आपको बोलेगा सर सीसी लिमिट करवा दो, ये स्टॉक के लिए है, डे टू डे जो हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वर्कर्स को पे करना। सर वर्कर्स को पे करना है वो तो आपने कंसीडर किया ही नहीं, उसको भी हम कंसीडर कर लेंगे, इसके अंदर ही सब कुछ वो इनबिल्ट आ जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब हो गया ए माइनस बी। अगर आपको लगता है कि ये कम रह सकता है, ओवर है, तो कोई दिक्कत नहीं, कम रह सकता है तो हम इसमें हम क्या जोड़ देंगे? कंटिजेंसी, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेफ्टी मार्जिन। क्या बोलते हैं? आप इसमें एक सेफ्टी मार्जिन ऐड कर दो कि बाई चांस अगर कम रह गया तो भी हमने कुछ सेफ्टी मार्जिन के तौर पे इसमें पैसा ऐड करके बैंक से सैंक्शन करवा लिया। अब मुझे बताइए वर्किंग कैपिटल का मतलब हो गया आपका ए माइनस बी, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। एक्चुअल के बेस पे निकालते हो या अप्रोक्स बेसिस पे निकालते हो? अप्रोक्स निकालते हैं। दूसरी बात, अप्रोक्स बेस पे निकालना है तो मुझे सबसे फर्स्ट थिंग जो है ना, कुछ प्रिडिक्शंस करने पड़ेंगे, कुछ प्रिडिक्शंस करने पड़ेंगे, कुछ एस्टिमेशंस लगाने पड़ेंगे। फर्स्ट, ये जो स्टॉक चाहिएगा, ये आपको रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश गुड्स का, जो आपको स्टॉक मेंटेन करना है। आप किसी भी बिजनेसमैन को देखना, आप उसको बोलोगे ना सर आपकी फैक्ट्री में कितना फिनिश गुड्स पड़ा है, तो वो आपको हमेशा क्वांटिटी के टर्म्स में नहीं बताएगा, वो आपको ये बताएगा यूजेस के टर्म्स में, कि जितनी हमारी साल भर की सेल होती है ना, उसका हम 1 मंथ का क्या करते हैं? स्टॉक मेंटेन करते हैं। तो स्टॉक हो गया, वो सारे मंथ के वाइज क्या किए जाते हैं, आपको प्रेडिक्ट करने पड़ेंगे कि जो आपका रॉ मटेरियल है, ये वर्क इन प्रोग्रेस है, ये फिनिश गुड्स है, ये आप कितने मंथ का क्या करते हो? मेंटेन करते हो। सर मंथ वाइज तो सर सबका फिर सेम हो जाएगा? सबका सेम नहीं होगा ना, किसी का सेल्स 1 लाख यूनिट है तो किसी का सेल 10 लाख यूनिट है, तो मंथली जब प्रिडिक्शन करोगे तो 1 लाख के लिए रिक्वायरमेंट कम होगी और 10 लाख के लिए रिक्वायरमेंट अपने आप ज्यादा हो जाएगी। यहाँ तो बात समझ आ रही है? तो प्रिडिक्शन करना पड़ेगा किस चीज का, कि जो भी ये आपका स्टॉक है उसका होल्डिंग पीरियड क्या है, स्टॉक का होल्डिंग पीरियड क्या है, ये हमेशा किस में होगा? मंथ्स में, नहीं तो डेज में होगा। डेटर्स का क्रेडिट पीरियड आप क्या रखने वाले हो, वो देखना पड़ेगा आपको। और जो क्रेडिटर्स है वो आपका कितने मंथ का क्रेडिट दे रहे हैं, ये सब आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। सर हम एग्जाम में कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? अरे एग्जाम में तो आपको क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा होगा।
क्लियर है? तो प्रिडिक्शन करना पड़ेगा आपको रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश गुड्स का, डेटर्स का। ये प्रिडिक्शन किसके बेस पे होता है? मंथली बेसिस पे होता है। और प्रिडिक्शन इन टाइम के अलावा एक प्रिडिक्शन और करना पड़ेगा आपके प्रोडक्शन का, कि आपका प्रोडक्शन कितना यूनिट्स होगा, क्योंकि जितनी हाई यूनिट्स का प्रोडक्शन होगा उतनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपके लिए उतनी ही हाई हो जाएगी। गॉट द पॉइंट? अब इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आप आइए, सबसे सिंपल क्वेश्चन दे रखा है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 3। ये वर्किंग कैपिटल का आपका बेस क्वेश्चन है। स्टार्ट करें। इस पे जाने से पहले मुझे एक चीज बताइए, एक सिंपल सा मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। मेरी जो क्रेडिट सेल्स है ना, वो है लेट एग्जांपल 2 मंथ की। मेरी एनुअल सेल्स कितनी है? मान लीजिए 12 lakhs की एनुअल सेल्स है, कितनी है? तो मेरा 2 मंथ का क्रेडिट पीरियड कितना हो जाएगा? तो मेरी क्रेडिट सेल्स कितनी हो गई? 12 लाख। ये 12 मंथ की है, मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया? 2 लाख की मेरी क्रेडिट सेल है। बताइए इसका पैसा कब आएगा? अप्रैल का, मई में नहीं आएगा, जून में, मई का जुलाई में। तो आप अप्रैल और मई 2 महीने क्या हो? खाली हो। तो आपको डेटर्स को फाइनेंस करने के लिए, डेटर्स को फाइनेंस करने का मतलब डेटर को जो क्रेडिट पे हमें माल बेचना है, तो उसके लिए मेरे पास में कम से कम कितने रुपए साइड में होने जरूरी है? अब वो 12 लाख का मैं उनको उधार माल बेच रहा हूँ, तो मेरे पास में उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए पैसा तो जरूरी है ना। वो पैसा कहाँ से आएगा? वर्किंग कैपिटल से आएगा। अब एक बात ध्यान रखना, डेटर्स में क्रेडिट सेल आपकी 2 लाख है, तो इनको क्रेडिट में गुड्स देने के लिए आपको बनाना पड़ेगा, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या 2 लाख आएगी? मैं कहता हूँ कि 20% का प्रॉफिट मार्जिन है, उसमें से लेस कर दो यार। आपको चाहिए कितना? 1,60,000। तो आपकी रिक्वायरमेंट 160 है, ये आपकी रिक्वायरमेंट 2 लाख है। 2 लाख में तो आप बेच रहे हो, लेकिन उसको प्रोड्यूस कितने में कर रहे हो? 1,60,000 में। तो डेटर्स की कैलकुलेशन जो यहाँ पर की जाएगी वो निकल जाएगी किस पे? एट कॉस्ट पे निकल जाएगी। किस पे निकल जाएगी? एट कॉस्ट। डेटर्स किस पे आएंगे? एट कॉस्ट, क्योंकि मुझे जितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, प्रॉफिट तो मेरा मार्जिन है ना, जितना पैसा मुझे बिजनेस में क्या करना है? इन्वेस्ट करना है, उसके लिए मैं क्या निकालूंगा? कॉस्ट निकालूंगा। बात समझ में आ गई? तो डेटर्स की कैलकुलेशन यहाँ वर्किंग कैपिटल में कितने पे की जाएगी? कॉस्ट पे। पर्पस बताओ, कॉस्ट पे क्यों निकालना है? वर्किंग कैपिटल फाइनेंस मुझे चाहिए उस पैसे का जो पैसा मुझे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। क्या करना है? तो डेटर्स को मैं क्रेडिट पे बेच रहा हूँ कितने में माल? 2 lakhs में। मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है? 160, 1,60,000। तो मुझे डेटर्स को क्रेडिट सेल करने के लिए कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है? 1,60,000 की। हाँ, इसके अलावा हमें कुछ रॉ मटेरियल भी मेंटेन करना है, हमें वर्क इन प्रोग्रेस भी मेंटेन करना है, हमें बिजनेस में फिनिश गुड्स भी क्या करना है? मेंटेन करना है। तो मेंटेन करना है तो भैया क्या चाहिए? उसके लिए आपको पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से आएगा? बैंक से, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। तो आइए इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आइए। ये बोलता है कि आपका जो रॉ मटेरियल लगता है ना एक यूनिट को बनाने में, जो 1 यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग में आपका रॉ मटेरियल लग रहा है बेटा, वो कितना है? 52। जो लेबर लग रहा है वो 19.5, और जो ओवरहेड लग रहे हैं वो कितने हैं? 39 के हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है 110.5। 19.5 तो आपका प्रॉफिट मार्जिन है, इग्नोर कर देना, इस लाइन का हमें कोई भी जरूरत नहीं है। इसने जो दे रखा है ना प्रॉफिट मार्जिन, इग्नोर। प्रॉफिट का मुझे करना क्या है? क्या मैं प्रॉफिट के लिए भी बैंक से लोन लेके आऊंगा क्या, या मुझे कॉस्ट के लिए बैंक से लोन लेके आना है? तो प्रॉफिट का कोई यहाँ पर रेलिवेंस नहीं है। आइए क्वेश्चन क्या बोलता है कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है कि रॉ मटेरियल मेंटेन करना है वो कितना? 1 मंथ का। मटेरियल इन प्रोसेस का मतलब WIP मेंटेन करना है कितना आपको? हाफ मंथ का। चलो पहले सीधा स्टार्ट ही करते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करें फालतू तुम्हारा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने बोला स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में सबसे ऊपर क्या आएगा? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या आएगा आपका? स्टॉक। बताइए आपको कितना स्टॉक मेंटेन करना है? 1 मंथ के बराबर। सर 1 मंथ किसके अकॉर्डिंगली? प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली। मुझे बताइए क्वेश्चन में आपका प्रोडक्शन क्या गिवन है? क्वेश्चन में देखो लास्ट में दे रखा है, क्वेश्चन में प्रोडक्शन है 70,000 यूनिट्स का। तो अगर मैं 70,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करता हूं और स्टॉक में रॉ मटेरियल का 1 मंथ का मेंटेन करता हूं, तो मैं कितनी यूनिट्स का रॉ मटेरियल मेंटेन करूंगा अपने पास में? मल्टीप्लाई बाय 70,000। और बताइए एक पीस ऑफ रॉ मटेरियल मुझे कितने का पड़ता है?
52 का। तो ये मेरा स्टॉक की रिक्वायरमेंट होगी किसकी, स्टॉक किसका है ये वाला बेटा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कैलकुलेशन हो जाएगी। नेक्स्ट आता है तुम्हारा कौन सा, स्टॉक ऑफ WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। कितना वर्क इन प्रोग्रेस क्वेश्चन मेंटेन करने के लिए कह रहा है आपको, हाफ मंथ का, मतलब के 0.5/12। ये मंथली कैलकुलेशन किसके बेस पे की जाएगी, कितनी यूनिट्स आप प्रोड्यूस करते हो, 70,000, और मल्टीप्लाई बताइए वर्क इन प्रोग्रेस में क्या क्या लगेगा, वर्क इन प्रोग्रेस में लगेगा क्या। देखो वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है ये सेमी फिनिश गुड्स है, ये 100% प्रोड्यूस नहीं हुए हैं, मतलब कि इनका प्रोडक्शन 100% से क्या है, कम है। लेकिन 100% से कम है तो इसमें मटेरियल सर कितना परसेंट, सर इसमें लेबर कितना परसेंट, और सर इसमें ओवरहेड के एक्सपेंडिचर कितने परसेंट लेके चले। देखो बेसिकली ये परसेंटेज आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं कि कितना रॉ मटेरियल लगेगा, कितना लेबर है, कितना ओवरहेड है, इनके परसेंटेज आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं हो तो यू हैव टू टेक सम एजम्पशंस, और एजम्पशन हमारी ये रहती है कि मटेरियल 100%, लेबर 50 और ओवरहेड 50। लेकिन ध्यान रखना अगर कभी कोई क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेसिस क्या हो, ज्यादा हो, जहां आपको लगे कि 100-50-50 पे लेके चलना सर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर मटेरियल हो, चाहे लेबर हो, चाहे ओवरहेड हो, प्रिडिक्शन लेके 100% पे ले लेना तीनों को। मतलब कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या रहेगी, मटेरियल 100, लेबर ओवरहेड 50-50। लेकिन अगर इस तरीके से कैलकुलेट करना पॉसिबल ना हो पाए तो सर ऐसा कब होगा, वो तो क्वेश्चन आगे आएंगे। जहां पर प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो पाए तो तीनों को आप क्या करना, 100% पे लेके चल लेना, क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। नीचे नोट डाल देता, क्लियर। बताइए स्टॉक ऑफ WIP में हम क्या लेके चल रहे हैं, मटेरियल कितना 100%, तो मटेरियल तो हो गया मेरा पूरा कितना 52, तो मटेरियल तो मेरा 52 पूरा हो गया। लेबर में क्या लेके चल रहा हूँ 50%, कितना हो जाएगा 19.5 का 9.75, और ओवरहेड में क्या लेके चल रहा हूँ, बताओ ओवरहेड क्या लेके चल रहे हो आप, हाफ, तो 19.5 का हो जाएगा आपका ओवरहेड। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैलकुलेशन कर लेना, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, स्टॉक ऑफ WIP। लेकिन सर कुछ जरूरत थोड़ा ना, WIP हमेशा इतना ही रहता है। देखो इट में डेविएट, लेकिन ये कैलकुलेशन कब हो रही है, ईयर के बिगिनिंग में हो रही है, तो एस्टिमेशन के बेस पे हो रही है। तो एस्टिमेशन में हमने एस्टिमेट किया है कि अप्रॉक्स हाफ मंथ का हमारे पास WIP रहेगा, अप्रॉक्स 1 मंथ का हमारे पास में रॉ मटेरियल रहेगा, और इसी प्रकार से कुछ ना कुछ अप्रॉक्स लेके चलना पड़ेगा किसके बारे में, फिनिश गुड्स के बारे में। देखना क्वेश्चन में फिनिश गुड्स के बारे में क्या गिवन है, क्वेश्चन बोलता है एवरेज, समझ गए ना, एवरेज का मतलब कभी ज्यादा कभी कम होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 1 मंथ का रहता है क्या तुम्हारे पास फिनिश गुड्स। बताओ फिनिश गुड्स कितना आ जाएगा फिर तुम्हारा, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना हो जाएगा 1 मंथ का, तो 1/12 इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी बताइए कितना हो जाएगा, 70,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय फिनिश गुड्स का मतलब क्या है, जो 100% प्रोड्यूस हो गया। अगर 100% प्रोड्यूस हुआ है तो उसमें मटेरियल भी 100%, लेबर भी 100% और ओवरहेड भी 100%। तो मेरी टोटल कॉस्ट क्या निकल गई थी बेटा क्वेश्चन में 110.5, उसी को उठा लीजिए 110.5 आ गया मेरा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे इसमें ऐड करने हैं क्या, डेटर्स। डेटर्स यहाँ किस पे आएंगे बेटा, एट कॉस्ट पर। बताइए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में कहता है कि हमारी 70,000 की एनुअल सेल है। देखो 70,000 की आपकी एनुअल सेल है, प्रोडक्शन और सेल हम इक्वली मान लें, ठीक है ना। हम क्या मान के चल रहे हैं कि प्रोडक्शन और हमारा सेल्स इक्वल है। सर ऐसे भी तो हो सकता है कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का भी एडजस्टमेंट हो, तो वो आगे आ जाएगा, वेट एंड वॉच। 70,000 का आपका सेल है, उसके लिए जो मुझे फंड चाहिए, क्या मुझे वो पैसा 130 चाहिए, क्या मुझे पूरा 130 चाहिए क्या, मेरी रिक्वायरमेंट कितना है 110.5, तो मल्टीप्लाई बाय 110.5। लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट निकल के आई ना, ये तो वो पैसा है जो मेरा साल भर डेटर में इन्वेस्ट होगा, पूरे साल। लेकिन डेटर्स का रोटेशन आएगा नहीं आएगा, 2 मंथ से तो डेटर का पैसा कलेक्ट हो ही रहा है, तो मुझे क्या पूरा पैसा बिजनेस में डेटर में इन्वेस्ट करना है क्या, 2 मंथ का इन्वेस्ट करना है, अप्रैल का और मई का, बस 2 महीने का तो चाहिए डेटर में पैसा। क्योंकि सर फिर जून में पैसा कहां से आएगा, तो अप्रैल की सेल का पैसा जून में आ गया, जुलाई में मई की सेल का पैसा आ जाएगा, तो आगे रोटेशन चल जाएगा।
रोटेशन चलाने के लिए मुझे कितने मंथ का पैसा चाहिए, 2 मंथ का पैसा चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 2/12 ये डेटर आ जाएंगे। कैश देखना कितना दे रखा है लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, 1,20,000 कैश दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा हो लिख देना, नहीं दे रखा हो तो छोड़ देना। इसके अलावा और बताइए क्या दे रखा है, आगे बढ़े। लेकिन एक चीज देखना, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, क्वेश्चन में दे रखा था कि 1/4 जो हमारी सेल है ना वो कैश पर है, तो डेटर्स को जो हमारी सेल जा रही है फिर वो कितनी जा रही है, 3/4। तो एक काम कर लेना, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3/4 कर देना। तो सर एग्जाम में ऐसे कैसे ध्यान रहेगा, मैं कह रहा हूँ एग्जाम में आप लिखते रहो और कभी फाइनल कैलकुलेशन मत डालो ना, ब्रैकेट को क्लोज करो। आप एक बार क्या कर दो, इन चीजों को लिखते रहो, ब्रैकेट क्लोज मत करो, चलने दो, और जब सारा कंप्लीट हो जाए तब तक सब कुछ तुम पढ़ चुके होगे, और देर आफ्टर आप फटाफट कैलकुलेशन करके वर्किंग कैपिटल निकाल देना, समझ गए। और हो सके तो ये सारी कैलकुलेशन आप वर्किंग नोट में करना। वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये आपको वर्किंग नोट में ही करना है, आप चाहो तो यहाँ पर भी कर सकते हैं और आप चाहो तो वर्किंग नोट में भी डाल सकते हैं। उसके बाद में कैश के बाद देखना कोई प्रीपेड एक्सपेंडिचर है तो जोड़ देना, नहीं है तो छोड़ देना। इसको हम क्या बोलते हैं, ए क्या आ गया, टोटल ऑफ करंट एसेट्स। अब बताइए करंट लाइबिलिटी का मतलब, करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आते हैं, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आर दोज पर्संस जिनसे हमने क्या किया है, क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया है। देखो मैं 1 पीस कितने में एक्वायर कर रहा हूँ, 52 में रॉ मटेरियल, और मैंने 70,000 बनाया है, तो मैंने 70,000 के हिसाब से कितना रॉ मटेरियल साल भर में परचेज किया होगा, 52। लेकिन क्या ये मुझे पूरा का पूरा क्रेडिट पे मिलता है क्या, क्वेश्चन क्या दे रखा है पढ़ना, सप्लायर आपको जो क्रेडिट दे रहा है वो कितना है, 1 मंथ का है, तो मल्टीप्लाई बाय 1/12, ये हो गया तुम्हारे लिए सोर्स ऑफ फंड। और कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर क्यों, देखो जो हमने रॉ मटेरियल निकाला उसमें तो कोई लेबर एंड ओवरहेड नहीं था, लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन में हमने लेबर एंड ओवरहेड ऐड किए थे, फिनिश गुड्स की कैलकुलेशन में हमने लेबर एंड ओवरहेड ऐड किए थे। लेकिन अगर लेबर का पैसा मुझे डिले से करना है, क्या करना है, डिले से करना है, डिले का मतलब 1 मंथ का, हाफ मंथ का डिले है, तो मेरी रिक्वायरमेंट फंड की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई मैं उनको डिले कर दूंगा पेमेंट, तो मुझे रिक्वायरमेंट है नहीं, तो कितना डिले दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, वेजेस में बोलता है कि 1.5 वीक का, और ओवरहेड्स में दे रखा है कितना, 1 मंथ का, ठीक है। तो इसमें ओवरहेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर में आप निकालें फटाफट, क्या वेजेस कितना हो जाएगा, 70,000 को बनाने में आपका वेजेस कितना है, 19.5, मल्टीप्लाई बाय डिले कितना हो रहा है उसके अंदर, 1.5 बाय 52 वीक्स में दे रखा है। और ओवरहेड्स में डिले कितना है, 70,000 मल्टीप्लाई बाय 39 मल्टीप्लाई बाय डिले है 1/52, अच्छा 1/12 सॉरी, मंथ में दे रखा है। लेकिन सर एक बात बताइए, वर्क इन प्रोग्रेस में तो सर हमने लेबर हाफ लिया था, लेकिन हम आउटस्टैंडिंग में तो क्या कर रहे हैं, पूरा ले रहे हैं, तो लॉजिकली तो ये गलत है, समझे मेरी बात, नहीं समझे। WIP के अंदर जब हमने कॉस्ट ऐड की थी लेबर की, वो तो हमने हाफ ऐड की थी, और यहाँ जब आउटस्टैंडिंग ले रहा हूँ तो फिर मैं कंप्लीट पे क्यों लेके चल रहा हूँ, इसलिए लेके चल रहा हूँ कि एक्चुअल प्रिडिक्शन नहीं है ये, एक रफ आइडिया है। आप 100% एक्यूरेसी पे जाएंगे वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सर अगर 100% एक्यूरेसी पे जाना हो तो कैसे होगा, उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें हम लोग ये चीज 100% एक्यूरेसी के साथ करेंगे। लेकिन इन क्वेश्चंस में, बेसिक क्वेश्चंस में हम लोग 100% एक्यूरेसी पर नहीं जाते हैं, ना तो आपको जाना है, ना ICAI कहती है 100% एक्यूरेसी पे आने के लिए आपको अप्रोक्स के बेस पे निकालना है, क्लियर है। यहाँ पर ये हो गया तुम्हारे पास में क्या, बी का मतलब हो गया टोटल ऑफ करंट लाइबिलिटी, और वर्किंग कैपिटल का मतलब हो जाएगा आपका A माइनस बी, गॉट द पॉइंट। अगर कोई सेफ्टी मार्जिन या कंटिजेंसीज दे रखी हो तो इसमें ऐड करना, नहीं दे रखी हो तो आपका वर्किंग कैपिटल यही निकल के आ जाएगा। ये जो प्लस माइनस की कैलकुलेशंस है ये आप अपना आप कर सकते हैं, क्लियर है बेटा। सेम ऐसी इसी पैटर्न में आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4 में बस मैं आपको 2-3 पॉइंट बता रहा हूँ, ज्यादा मैं नहीं जा रहा। क्या दे रखा है 4 में कंपनी है, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रीवियस ईयर में प्रोडक्शन था 15 लाख का, और ये कहता है कि करंट ईयर में भी प्रोडक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। रॉ मटेरियल 40% है किसका, सेलिंग प्राइस का। क्वेश्चन में आपको देखो सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना, नीचे ये क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दे रखा है लास्ट में कितना,
₹10 का सेलिंग प्राइस है, तो बताइए रॉ मटेरियल कितना हो जाएगा 4, वेजेस हो जाएगा 2, ओवरहेड कितने हो जाएंगे 2, टोटल कॉस्ट मेरी कितनी हो गई ₹8 हो गई। तो ₹2 का प्रॉफिट मार्जिन है, और वर्किंग कैपिटल में डेटर्स की वैल्यूएशन निकालने के लिए आपको प्रॉफिट मार्जिन ऐड नहीं करना है, और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो वैसे भी कॉस्ट पे ही आता है। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है समझना, रॉ मटेरियल का टाइम दे रखा है कितना 3 मंथ का। इसके बाद में बोलता है कि फिनिश गुड्स रिमेन इन प्रोसेस कितना, इसको बोलते हैं WIP। क्या बोलते हैं WIP दे रखा है बेटा कितना आपको 2 मंथ का। ये कह रहा है कि 100% ही लेके चलना है मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड को। तो जब क्वेश्चन ने बोल दिया तो प्लीज लड़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ने दे दिया, बात खत्म हो गई। वेजेस का आउटस्टैंडिंग दे रखे हैं, समझ गए, एक्सपेंडिचर के आउटस्टैंडिंग दे रखे हैं, हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसके बाद में आप डायरेक्ट आएंगे डायरेक्ट आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ। 12 भी मैं करवाने वाला नहीं हूँ, 12 भी उसी क्वेश्चन जैसा है, क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, बस इसमें थोड़ा सा अलग क्या है, अलग ये दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, आइए क्या दे रखा है, रॉ मटेरियल 45, लेबर 20, ओवरहेड 40। नीचे क्वेश्चन बोलता है कि रॉ मटेरियल का स्टॉक है 2 मंथ का, कोई दिक्कत नहीं, मटेरियल आर इन प्रोसेस कितना रहता है 4 वीक का, लेकिन बोलता है डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना 50%। तो किस चीज के 50% की बात कर रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं 50%, तो 50% इन ऑल का मतलब चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो ओवरहेड हो, ये तीनों ही आपको क्या करना है बेटा 50% पे ही लेके चलना है। क्वेश्चन ने 50% बोल दिया लड़ना नहीं है, क्लियर है। लेकिन सर एक्चुअल में फिर ये वर्क इन प्रोग्रेस 50 है 100 है, सर इनकी परफेक्ट कैलकुलेशन देखो प्रोसेस कॉस्टिंग वहाँ है, यहाँ इनकी परफेक्ट कैलकुलेशंस नहीं है, ये अप्रॉक्स रफ आइडिया है, एस्टिमेशंस है। एस्टिमेशंस के लिए आपका जो बेस होता है वो एक एवरेज बेस पे होता है, 100% परफेक्शन के साथ आप ये चीज़ें कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके बाद में बाकी सब क्वेश्चन क्या है, सेम वैसा ही है, तो इन दोनों क्वेश्चन के आगे लिख लेना क्या चीज़, होमवर्क। और ऐसा ही एक क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर क्या है 13 है। 13 का आपको फर्स्ट पार्ट होम पे करना है, 13 का कौन सा पार्ट बेटा, फर्स्ट पार्ट आपको घर पे करना है, इसका सेकंड पार्ट हम करेंगे अभी हल्का सा वेट करने के बाद। क्वेश्चन मैं दोबारा रीड करवा रहा हूँ 13 भी। एक कंपनी है पाइप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये बोलते हैं कि प्रोडक्शन साइकिल इंडिकेट दैट मटेरियल आर इंट्रोड्यूस इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोडक्शन साइकिल। मतलब जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होता है 100% मटेरियल तो आपका स्टार्टिंग में ही लग जाता है, लेबर और ओवरहेड उस पर धीरे धीरे लगते हैं, क्या लगते हैं धीरे धीरे लगते हैं, इवनली लगते हैं, मतलब टाइम बेसिस पे लगते रहते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस में बोल दिया कि रॉ मटेरियल तो आपको फुल लेके चलना है, और 50% लेके चलना है किसके बारे में, वेजेस एंड ओवरहेड के बारे में। ये मुझे नहीं पढ़ाना था, मुझे जो पढ़ाना था वो ये है, वेजेस आर पेड इन द नेक्स्ट मंथ, इसका मतलब 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग है। अगर वेजेस 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग है तो सर इसमें क्वेश्चन में ओवरहेड भी दे रखे हैं, सर ओवरहेड को क्या लेके चलेंगे फिर, भाई वेजेस का तो आपको 1 मंथ आउटस्टैंडिंग दे दिया, अब आगे पढ़ेंगे तो कहीं ओवरहेड के बारे में गिवन नहीं है कि ओवरहेड का आउटस्टैंडिंग कितना है। वेजेस का तो आपको 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग दे दिया, ओवरहेड का गिवन नहीं है, तो ओवरहेड में क्या लेके चलेंगे, अरे भाई नहीं दे रखा छोड़ दो यार। सही। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं सर वेजेस का अगर 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है तो हम ओवरहेड का भी क्या मान लेंगे 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग, ये कौन सी बेवकूफी कर रहे हो यार, वेजेस का गिवन है, वेजेस का लेके चलो, ओवरहेड का नहीं दे रखा छोड़ दो उसको, व्हाट द पॉइंट। बाकी क्वेश्चन क्या है ये तुम्हारा सेम है, इसमें लास्ट में एक टॉपिक जो सेकंड नंबर आएगा वो टंडन कमेटी के बारे में, किसके बारे में, टंडन कमेटी के कुछ MPBF मैक्सिमम परमिशिबल बैंक फाइनेंस का एक टॉपिक है, वो हम लोग करेंगे पहले ये बाकी टॉपिक कवर होने के बाद। आइए क्वेश्चन नंबर 15 मैं नहीं करवा रहा, इसके ऊपर लिख लेना क्या चीज तुम्हारा होमवर्क, और 15 के बाद 16 है, 16 भी मैं आपको करवा नहीं रहा हूँ, बस एक छोटी चीज मैं आपको बता रहा हूँ 16 में, वो समझ लेना। वर्किंग कैपिटल में रॉ मटेरियल हो उसमें तो कोई इशू नहीं, WIP में क्या लेके चलोगे आप,
बोलो WIP में क्या लेके चलोगे? WIP में हमारा मटेरियल 100, लेबर 50% और हमारा ओवरहेड रहता है कितना? 50%। ये तो आपको पता है, क्लियर है। अब मुद्दा ये है कि सर क्वेश्चन में अगर दे रखा हो कि ओवरहेड में 10 रुपए का डैप है, तो पहला क्वेश्चन, क्या डैप ओवरहेड्स का पार्ट है या नहीं है? है, 100% है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि डैप इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर्स ओवरहेड्स। बट डैप कौन सा आइटम है? नॉन कैश। और नॉन कैश आइटम के लिए हमें बैंक से फंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि मशीनरी जो चाहिए थी, जिसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए, टर्म लोन चाहिए, जो मशीन चाहिए तो उसके लिए मैं कंप्लीटली टर्म लोन ले चुका हूं, तो उसके डैप के लिए क्या मैं बैंक से लिमिट लूंगा क्या? तो डैप एक नॉन कैश आइटम है जिसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 में यही दे रखा है, रॉ मटेरियल है 117 का, और आपको बोलता है कि ओवरहेड में क्या दे रखा है? 98 है, जिसमें 18 का क्या है? डैप है। तो मेरे लिए रॉ मटेरियल हो गया 117, लेबर हो गया 49, और मेरे लिए ओवरहेड कितना हो जाएगा बेटा? केवल 80 हो जाएगा। ये टोटल कॉस्ट हो जाएगी। हमें इस 98 से मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें 18 रुपीज का क्या है? डैप है। और डैप कौन सा आइटम है? नॉन कैश। और नॉन कैश के लिए आपको पता है लोन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। गॉट द पॉइंट? तो 16 BC पैटर्न का है, ये कंप्लीटली आपका होमवर्क हो जाएगा। और 16 के बाद में ये आपका एक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का जो बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है, दैट्स ओवर। 99% तक क्या होता है कि आपके एग्जाम में वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन आएगा ना, तो वो सेम पैटर्न में आएगा। इसमें कुछ आपसे एडिशनल कुछ नहीं पूछेंगे, सेम पैटर्न रहेगा फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। लेकिन हाँ, अब मैं जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ उनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटीज क्या है? कम है, बट हमें छोड़ने नहीं है। उनमें से क्या आ रहा है? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 किस चीज का है? जो अभी मैंने आपको डेप्रिसिएशन बताया ना, 11 किसका है? डेप्रिसिएशन का ही क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कि कंपनी है, उनका जीपी रेट रहता है कितना बेटा? 20% ऑन सेल्स। और ये बोलता है डैप को इन्होंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में शामिल कर रखा है। डैप को कहाँ ऐड कर रखा है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। डैप कहाँ जुड़ा हुआ है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डैप जुड़ा हुआ है। तो सर डैप तो नॉन कैश आइटम, उसके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मुझे उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से डैप को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो सर पहले तो ये बताइए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है? एफएम के अंदर, किसके अंदर? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। ये कहलाता है आपका प्राइम कॉस्ट। इसमें ऐड करते हैं हम लोग क्या? फैक्ट्री ओवरहेड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फैक्ट्री कॉस्ट। इसी को यहाँ क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। सर एडमिन ऐड होता है ना, वो तो कोस्टिंग में, अगर आपको याद हो तो कोस्टिंग में हम एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि जो फैक्ट्री ओवरहेड के बाद में जो एडमिन आएगा, एडमिन प्रोडक्शन के नेचर का है या सेलिंग के नेचर का है, तो वहां एजम्पशन है। लेकिन यहाँ कोई एजम्पशन नहीं है, यहाँ पर सीधा फंडा है कि एडमिन एक्सपेंडिचर्स को प्रोडक्शन नेचर का नहीं मानते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एडमिन के एक्सपेंडिचर को प्रोडक्शन के नेचर का नहीं मानते हैं, क्लियर फंडा है। और एग्जैक्ट इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कोस्ट शीट के चैप्टर में मैंने ये सारी बातें आपको बता रखी है कि एफएम के कोस्ट शीट में क्या डिफरेंस है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कोस्ट शीट में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर है? अब ये बोलता है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, इसमें डैप जुड़ा हुआ है। तो कहाँ जुड़ा होगा डैप? डायरेक्ट मटेरियल में, लेबर में, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में या फैक्ट्री ओवरहेड में? समझ गए? यहाँ पर डैप क्या है? ऐड है। सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वो डैप यहाँ से निकालना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। रीजन बीइंग डैप नॉन कैश है, मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो मुझे बताइए क्वेश्चन में क्या आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखी है? देखो, सेल्स माइनस जीपी को बोलते हैं क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेल्स माइनस जीपी को क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। बताइए आपकी सेल्स कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? सेल्स है 24 लैक्स। कैलकुलेट करो, इसमें जीपी माइनस कर दो, 20% का जीपी माइनस कर दो तो 19,60,000 आ गए।
1960 आ गया या 1920 आ रहा है, देखना फटाफट। 480 होगा। हाँ 19,20,000 ये आ गया तुम्हारे पास में क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या जुड़ा हुआ है, इंक्लूडिंग डेप्थ। तो मैं डेप अलग कैसे करूं, बताइए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर और फैक्ट्री ओवरहेड। अब देखो क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, यस। हमारा रॉ मटेरियल का कंजम्पशन कितना है, 6 लाख। हमारा वेजेस कितना है, 480। हमारा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना है, 6 लाख। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के आगे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, कैश एक्सपेंडिचर्स। ये कौन से वाले हैं, केवल कैश वाले हैं, मतलब कि 6 लाख के कैश वाले हैं। तो एक काम करते हैं ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर गिवन ये छोड़ दो, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर दे रखे ना, फैक्ट्री ओवरहेड को लेस कर देते हैं। तो जो डिफरेंस बैलेंस निकल के आएगा ना, वो किसका निकल के आ जाएगा, डेप का आ जाएगा। किसका आ जाएगा, डेप का आ जाएगा। इसमें से क्या क्या लेस कर दूंगा मैं, मटेरियल। इसमें से लेस कर दूंगा मैं क्या, वेजेस। और इसमें से मैं क्या लेस कर दूंगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर, जिसको आप फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हो। लेकिन ये कौन से वाले दे रखे हैं क्वेश्चन में, कैश वाले दे रखे हैं। तो इसका जो डिफरेंस निकल के आएगा ना, वो अपने आप क्या निकल के आ जाएगा, आपका डेप्रिसिएशन। और डेप क्यों निकालना है, वर्किंग कैपिटल में डेप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बताइए मटेरियल कितना आएगा, 6 लाख का मटेरियल लेस करो फटाफट, 480 का वेजेस लेस करो फटाफट, और इसमें से कैश मैन्युफैक्चरिंग खर्चे कितने हैं, 6 लाख लेस करो फटाफट। ये आपको निकल के आ जाएगा किसका अमाउंट, डेप का अमाउंट। क्लियर है, कितना है, 2,40,000 का डेप निकल के आ गया। अब ये 19,20,000 की जो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी ना, उसमें 2,40,000 का क्या था, डेप था। हटा दो उसको, तो मेरी क्या निकल के आ जाएगी, कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आ जाएगी, कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि मैं अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से डेप को एलिमिनेट कर दूं, कितना है निकल के, 16,80,000 आ गई मेरी कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन में आप पढ़िए, क्वेश्चन 11 की लास्ट रिक्वायरमेंट में दे रखा है कि वर्किंग कैपिटल आपको निकालना है किसके बेस पे, कैश कॉस्ट। ये मेरी कैश कॉस्ट निकल के आ गई 16,80,000 जाएगी। अच्छा क्वेश्चन और पढ़ते हैं, हमारे एडमिन खर्चे कितने हैं, 8 लाख। इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या एडमिन ऐड है, नहीं है, इसको ऐड कर दो 1,50,000 को। एक ऐड कर दो कौन से, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे हैं, सेल्स प्रमोशन कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में, 75,000। इनको ऐड कर दो सर, ये क्या निकल के आएगा, इसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट। क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट। सर समझ में आ गया, लेकिन इसकी जरूरत कहाँ है, जरूरत तो आप जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वर्किंग कैपिटल निकालना, तो आप समझ में आ जाएगा कि इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ है। आ जाइए अब निकालते हैं हम लोग क्या, वर्किंग कैपिटल। ऊपर लिखना आप स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सबसे फर्स्ट थिंग क्या आता है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या आएगा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बताइए क्वेश्चन में देखिए, बताइए रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना मेंटेन करना है आपको। कंपनी की 1 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। क्या WIP दे रखा है, बढ़िया नहीं दे रखा है। WIP होता तो पंगा हो जाता, क्या पंगा हो जाता है, WIP होता तो पंगा हो जाता। पंगा ये होता, पिछले क्वेश्चन में तो आपको पर पीस के कॉस्ट दे रखी थी, तो पर पीस में मैं मटेरियल पूरा ले रहा था, लेबर ओवरहेड हाफ ले रहा था किसके अंदर, WIP में। इस क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी क्वांटिटी गिवन। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चन होते हैं जहां पर WIP की कैलकुलेशन थोड़ी हैवी हो जाती है ना, बेसिकली ICI क्या करता है, WIP वहां से हटा देता है। ये तुम्हारे लिए बढ़िया है सर, होता तो क्या होता वो हम लोग आगे बात करेंगे। बताइए कितना स्टॉक मेंटेन करना है रॉ मटेरियल का, 1 मंथ। एनुअल रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट कितनी दे रखी है क्वेश्चन में आपको, 6 लाख। तो 6 लाख की एनुअल रिक्वायरमेंट है, स्टॉक मेंटेन करना है कितना, 1/12 हो जाएगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन हम किस पे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, याद है। कॉस्ट शीट में भी आपने सीखा होगा कि फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन किस पे आती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आती है। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या थी, कैश वाली या नॉन कैश वाली जोड़ के, कैश वाली लेंगे क्योंकि डेप को तो एलिमिनेट करना है, लेना ही नहीं है। तो 16,80,000 का जो मेरा फिनिश गुड्स जो मैं निकालूंगा ना, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो मेरी कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, 1680, और फिनिश गुड्स कितना मेंटेन करना है, 1/12। इसके बाद में बताइए डेटर्स कितने, डेटर्स किस पे निकालोगे, एट कॉस्ट। डेटर कितने हैं, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में दे रखा है सेल्स कितनी है,
हमारी 24 लाख, तो उधार कितना है 2 मंथ का। बच्चा एग्जाम में गलती क्या करता है, 24 लाख मल्टीप्लाई करता है किससे, 2/12 से। अरे भाई वो डेटर तेरे 24 लाख में तो प्रॉफिट मार्जिन क्या है, इंक्लूडेड है। तो प्लीज ऐसा मिस्टेक मत करना कि आप क्या कर रहे हो, डेटर की वैल्यू सेल प्राइस पे निकाल रहे हो। डेटर किस पे आएंगे, टोटल कॉस्ट पे। और टोटल कॉस्ट कितनी आई थी हमारी, याद है क्या, टोटल कॉस्ट ये निकालिए 19,05,000 आएगी आपकी टोटल कॉस्ट। 1680 तो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, उसके अलावा एडमिन, उसके अलावा सेलिंग। टोटल कॉस्ट निकल के आई है 19,05,000। डेटर आएंगे 19,05,000 मल्टीप्लाई बाय 2/12 है क्या, 2/12। अच्छा एक क्वेश्चन है आईसीए का जो स्कैनर में आपको मिलेगा, उसमें स्कैनर में डेटर्स को भी 16,80,000 पे निकाला हुआ है। वो डेफिनेटली क्या है, रॉन्ग है, मत करना ऐसी गलती। डेटर्स की वैल्यूएशन किस पे आती है, हमेशा टोटल कॉस्ट पे आती है। किस पे आती है, टोटल कॉस्ट पे। आगे बढ़े, डेटर्स के बाद बताइए कितना कैश मेंटेन करना है। क्वेश्चन में दे रखा है आपको, क्वेश्चन में दे रखा है कि 80,000 का कैश हम हमारे पास एनी टाइम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं फॉर लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू। और लास्ट में आता है प्रीपेड, अगर क्वेश्चन में हो तो है क्या, प्रीपेड है। सेल्स प्रमोशन के एक्सपेंडिचर कैसे दे रखे हैं, क्वार्टरली इन एडवांस। तो बताइए एडवांस में कितना हो जाएगा, सेल्स प्रमोशन 75,000 मल्टीप्लाई बाय एडवांस है कितना, क्वार्टरली। और एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं बोलो, 4। तो 4 क्वार्टर होते हैं, तो 1/4 या 3/12 करना, बात एक ही है। ये आ जाएंगे तुम्हारे पास में क्या, ए फॉर करंट एसेट्स। अब आते हैं करंट लाइबिलिटीज पे। करंट लाइबिलिटीज में फर्स्ट आता है तुम्हारा कौन, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के बारे में क्वेश्चन क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल जो है हमारा 6 लाख है, और मंथली एट द बिगिनिंग ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ, इसका पेमेंट हम कब करते हैं, नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में। तो जैन का पेमेंट फैब में, फैब का पेमेंट तो 1 मंथ का, तो हमेशा ही क्या रहता है, आउटस्टैंडिंग रहता ही है। इतना तो हमारा सप्लायर हमें बेनिफिट दे रहा है। सॉरी मटेरियल में सप्लायर, सॉरी सॉरी सॉरी, सप्लायर कितना क्रेडिट दे रहा है आपको, 2 मंथ का। मतलब सप्लायर जितना माल हम लेके आते हैं उसमें 2 मंथ का तो मुझे वो क्या दे रहा है, क्रेडिट दे रहा है। तो कितना हो जाएगा सप्लायर का क्रेडिट, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/12 हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं कौन से तुम्हारे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर्स। बताइए वेजेस कितना है, वेजेस कितना है, 1 मंथ का डिले है जैन का फैब में। तो बताइए कितना हो जाएगा, 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 1/12। सर गलत कर दिया आपने, 1/11 होगा। अब एक बात तो, आप 1 मंथ का डिले करते हो, तो आपने इस साल के अप्रैल का पेमेंट मई में किया होगा, तो इस साल के मार्च का पेमेंट नेक्स्ट ईयर के अप्रैल में किया होगा। तो हमने तो इसका मतलब 11th मंथ का पेमेंट किया है सर। ध्यान रखना, लास्ट ईयर के मार्च का पेमेंट भी तो आपने इसी मंथ में किया होगा, मतलब इसी साल में किया होगा। भाई इस साल के 11th मंथ का पेमेंट गया है, इस साल के 1 मंथ का पेमेंट नेक्स्ट ईयर जाएगा। तो लास्ट ईयर के भी 1 मंथ का पेमेंट कब गया होगा, इस साल आया होगा ना। तो ये 12 मंथ का ही है। और वेजेस के बाद में क्या लेंगे आप, ओवरहेड्स। कितने ओवरहेड्स लेके चलने हैं आपको, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर, और जो क्या दे रखा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर में कितना दे रखा है, डिले 1 मंथ का। तो वेजेस में बाद में यहाँ लिखता हूँ मैं, कौन सा तुम्हारा ओवरहेड नहीं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर में डिले कितना है, 1 मंथ का। तो 1 मंथ कितना हो जाएगा, 6 लाख है क्या, मल्टीप्लाई बाय 1/12। मैन्युफैक्चरिंग के बाद में देखना एडमिन में क्या दे रखा था, एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ, ये भी 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग है। तो तुम्हारा देखना एडमिन कितना हो जाएगा, एनुअल कितना है, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/, कैलकुलेशन तो हो जाएगी, वो भी करके दूं, हो जाएगा। ये सारा आप ऐड कर लेना, ये हो गया तुम्हारा बी, करंट लाइबिलिटी। और वर्किंग कैपिटल का मतलब ए माइनस बी। इसमें क्वेश्चन क्या बोलता है भैया, इसमें 10% का बाई चांस कम पड़ गया तो यार प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसमें 10% सेफ्टी जोड़ देना, ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, नेट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट। ये रिक्वायरमेंट है, ये पूरा पैसा बैंक आपको फाइनेंस नहीं करेगी, इसका कुछ परसेंटेज आपको लगाना पड़ेगा एज ए प्रमोटर्स कैपिटल। बाकी बचा हुआ पैसा आपको बैंक क्या कर देगी, फाइनेंस कर देगी। इसी पैटर्न का जो 11 आपने किया है, उसी पैटर्न में तुम्हारे पास में क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14 है, सेम पैटर्न में। बस 14 में भैया एक चीज है जो मैं आपको रीड करवा देता हूँ,
वहां पर एग्जाम में 100% बच्चा क्या करता है, गलत करता है। 100% का मतलब इंक्लूडिंग यू, आप भी गलत करके आ जाओगे अगर आपने इस चीज पे फोकस नहीं किया। इस क्वेश्चन में बाकी सेम वही है, मटेरियल दे रखा है, वेजेस है, सब कुछ वही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको दे रखी है। क्या दे रखी है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर। ये 2 लाख का क्या है खर्चा, ये 2 लाख का तो ईयर के एंड का आउटस्टैंडिंग है, तो साल भर का कितना हुआ मेरे भाई। और ब्रैकेट में बोलता है कि पे होते हैं कैसे, 1 मंथ के आउटस्टैंडिंग के बेस पर। तो यहाँ लिखा 2 लाख है, लेकिन तुम ध्यान रखना ये तुम्हारे लिए कितना हो जाएगा, ये 2 लाख जो बाकी है ना, ये तो 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग है। तो एनुअल कितना हो जाएगा, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो जाएगा, 24 लाख। देखो वेजेस आपको साल भर का दे रखा है, मटेरियल साल भर का दे रखा है, एक्सपेंडिचर आपको ना टोटल एडमिन फॉर द ईयर के दे रखे हैं, सेल्स प्रमोशन फॉर द ईयर। समझ गए ना, उन्होंने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग में आपको बेवकूफ बना दिया। और एक लास्ट चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, वो प्लीज समझना। क्वेश्चन नंबर, वापस आना 11 पर। 11 में आप लोगों ने क्या किया था, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली, उसके बाद में मटेरियल, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर क्या किए, लेस किए, तो डेप निकल के आया। फिर कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से डेप क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, तो कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। यही तो आया था। तो एक बात बताओ, क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है, 6 लाख का मटेरियल, वेजेस कितने का 480, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर कितने 6 लाख के, इनको जोड़ना कितना होता है, ये 16 लाख 80,000 ही होते हैं। अगर आपको ये वर्किंग नोट इस तरीके से नहीं बनाना है तो आप सिंपल सा क्या करना, इन सबको जोड़ देना, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और इन तीनों टोटल क्या आ जाएगी, तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। टाइम हो, आपको लगे टाइम है, तो आप कोशिश करना 100% अच्छा प्रेजेंटेशन करके आना। लगे टाइम नहीं है, इसके चक्कर में बाकी पेपर क्या हो जाएगा, हमारा छूट जाएगा, पेपर लेंदी है, तो आप फटाफट क्या करना, इन तीनों को ऐड कर देना। ये आ जाएगी तुम्हारे पास में क्या, कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें एडमिन और सेलिंग जोड़ना, तो क्या आ जाएगी तुम्हारे पास, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ पर ये पैटर्न तुम्हारा खत्म हो गया। इस पैटर्न के तुम्हारे पास में 11 था और 13 था। क्लियर है। अब जो पैटर्न मैं लेके चल रहा हूं ना, वो पैटर्न तुम्हारे एग्जाम में आता है, बट रेयरेस्ट टू बी रेयरेस्ट केस में, जिसमें आपको पहले कंप्लीट कोर्स शीट बनानी पड़ती है। आइए अब उस पैटर्न की बात करते हैं। नेक्स्ट पैटर्न पे आइए बच्चों। नेक्स्ट पैटर्न के क्वेश्चन वो होते हैं जिनमें आपकी क्या बनती है बेटा, कोस्ट शीट बनती है। क्या बनती है बेटा, कोस्ट शीट। सर कोस्ट शीट क्यों बनवा रहे हो, कोस्ट शीट क्यों बनवा रहा हूँ उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। अभी तक जो क्वेश्चन किए थे उसमें आपको डायरेक्ट मटेरियल दे रखा था, डायरेक्ट लेबर दे रखा था, और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स या ओवरहेड्स दे रखे थे, क्वांटिटी दे रखे थे। हमने क्वांटिटी से क्या कर लिए, मल्टीप्लाई कर लिए, अमाउंट निकल के आ गए किसके, रॉ मटेरियल के, वर्क इन प्रोग्रेस के और फिनिश गुड्स के। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में फिक्स्ड एक्सपेंडिचर्स दे रखे हो, मतलब कि फिक्स्ड ओवरहेड दे रखे हो, तो क्या फिक्स्ड ओवरहेड भी क्या क्वांटिटीज के बेस पे वेरी करते हैं, वो तो चेंज नहीं होंगे ना क्वांटिटी के बदलने पर, वो तो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। जिस क्वेश्चन में आपके पास में फिक्स्ड ओवरहेड के नाम से आ गया, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कोस्ट शीट बनानी ही पड़ेगी। दे विल बी नो अल्टरनेटिव। सर क्यों बात कर रहे हो, हम बिना कोस्ट शीट के भी सॉल्व कर सकते हैं। आप सॉल्व कर सकते हैं, मना नहीं कर रहा हूं। अब उसमें दो बातें होगी, या तो वो गलत हो जाएगा, या उसकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत लेंदी चली जाएगी, जिसमें नुकसान तुम्हारा है। उसको सिंपल तरीके से कोस्ट शीट बना लो, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। सर कोस्ट शीट बनाना क्यों है, देखो डेटर्स किस पे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट, हम कोस्ट शीट बना के टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। फिनिश गुड्स किस पे निकालते हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो हम कॉस्ट शीट बना के क्या कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लेंगे। इजीली का हमारा काम हो जाएगा। समझ गए बात। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन हमारे पास में दे रखे हैं। आइए इस पैटर्न में हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर हमारा है 9 पे आना। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है बेटा, फूड लिमिटेड इज प्रेजेंटली ऑपरेटिंग एट 60% लेवल, और 60% पे 36,000 बना रहे हैं। तो फटाफट बताइए 100% पे कितना बना पाएंगे, 100% पे कितना हो जाएगा बेटा, 36,000 डिवाइड बाय 60% कितना हो जाएगा, 60,000। 100% पर क्या कहता है, अभी हम 60% पे काम कर रहे हैं। ये बोलता है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो एग्जिस्टिंग लेवल है, एग्जिस्टिंग कितना है तुम्हारा, 36,000 है ना,
इसमें नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाए, 1/3 का इंक्रीज हो जाए, मतलब कि हम नेक्स्ट ईयर में 48,000 पर जाने वाले हैं। ये तो मेरा मैक्सिमम है और ये मेरा नेक्स्ट ईयर का प्लान है। क्लियर है? यूनिट कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट एट करंट लेवल, बताइए करंट लेवल क्या है तुम्हारा? 36,000। तो ये हिसाब किताब 36,000 पर है। और यहाँ अगर ये वर्ड लिखा होता कि करंट ना लिखा हो, क्या बोलता, एट मैक्सिमम कैपेसिटी लिखा होता तो मतलब ये हिसाब किताब सारा 60 पर होता है। तो ये जो भी दे रखा है वो 36 पे दे रखा है। तो इसमें क्या क्या है, रॉ मटेरियल है, वेजेस है, वेरिएबल है, ओवरहेड वेरिएबल है और ओवरहेड फिक्स्ड है, प्रॉफिट है और सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट से हमें मतलब ही नहीं, हमें तो कॉस्ट निकालनी है। रॉ मटेरियल चाहिए स्टोर में कितना, 1 मंथ का। WIP रहता है आपके पास कितना, 1 मंथ का। और सप्लायर हमें कितना क्रेडिट दे रहा है, 3 मंथ का। क्लियर है? फिनिश गुड्स आपका 1 मंथ का रहेगा, डेटर्स आपका 2 मंथ का रहेगा। वेजेस और ओवरहेड में आपका आउटस्टैंडिंग रहता है कितना, 1 मंथ का। नो इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इनपुट, इनपुट की कॉस्ट जितनी लास्ट ईयर थी उतनी रहेगी। और मिनिमम कैश बैलेंस कितना मेंटेन करना है, 19,500 आपको मेंटेन करना है। क्लियर है? अब मुद्दा ये हो गया कि जब 60 ये आपको 36,000 पे दे रहे हैं, तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं अपनी कॉस्ट निकाल लेता हूँ किस पर, 48,000 पे निकाल लेता हूँ कि 48,000 पे मेरी क्या कॉस्ट आ जाएगी। इसीलिए एक छोटी सी कॉस्ट शीट बन रही है। बताइए रॉ मटेरियल कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 48,000, बटा मल्टीप्लाई कर बताओ कितना आता है, 1,92,000। वेजेस कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 48,000 कितना आ गया, 96,000। ये तो होगी तुम्हारी प्रियंका चोपड़ा प्राइम कॉस्ट, PC कितना हुआ, 2,88,000। इसमें ऐड करता हूं मैं क्या चीज, मेरे ओवरहेड्स। ओवरहेड दो दे रखे हैं, एक दे रखा है वेरिएबल, एक दे रखा है फिक्स्ड। वेरिएबल कितना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 48,000 और फिक्स कितना दे रखा है, 1 मल्टीप्लाई बाय 36,000। क्योंकि फिक्स 1 रुपए का जो दे रखा है वो करंट लेवल पे दे रखा है, तो मतलब टोटल में वो 36,000 है, तो फ्यूचर में भी वो क्या रहेगा, 36 ही रहेगा, उसमें तो कुछ चेंज नहीं आएगा। दोनों मिलाओ बता कितना आ रहा है, 4,20,000 टोटल जोड़ दिया क्या आपने, यहाँ तक टोटल आ गई तुम्हारे पास, कितनी आ गई, 4,20,000 की। फटाफट तो ये ओवरहेड कितना आ रहा है, 48,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 96,000 और 96,000 प्लस 36,000, 96,000 प्लस 36,000, 1,32,000 के आपके ये आ गए। और टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 4,20,000 की। आइए फटाफट टोटल कॉस्ट निकल के आ गई। अब फटाफट हम काम करते हैं कि हम बनाते हैं क्या चीज, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन की लास्ट लाइन में क्या दे रखा है, प्रिपेयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसको हमने क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट में सबसे फर्स्ट थिंग क्या आता है, स्टॉक, मतलब करंट एसेट्स आएगा। करंट एसेट्स में फर्स्ट थिंग क्या आएगी तुम्हारे पास में, स्टॉक आएगा। बताओ स्टॉक कौन सा आएगा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कितना रॉ मटेरियल स्टॉक मेंटेन करना है आपको, 1 मंथ का। आपका एनुअल रॉ मटेरियल का कंजम्पशन कितना है, 1,92,000 का रॉ मटेरियल है, तो 1 मंथ का निकाल लोगे क्या, 1/12। WIP बताइए कितना आएगा, 1 मंथ, तो 1/12 मल्टीप्लाई किसे करोगे, मटेरियल 100, लेबर हाफ, ओवरहेड हाफ। अब प्रॉब्लम आ जाएगी, ओवरहेड को हाफ कैसे करोगे, क्योंकि फिनिश जो आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो तो लगेगा लगेगा, उसको हाफ कैसे कर दोगे। तो मैंने क्या कहा था, जहां पर लगे ये 50% वाला क्राइटेरिया यहाँ पर लगाना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे, 100% पे निकाल लो। और इसके अलावा दूसरे तरीके से लेके चलोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो मटेरियल विल रिमेन इन प्रोसेस फॉर 1 मंथ है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, 100% पे निकालते हैं। मतलब मटेरियल भी 100, लेबर भी 100 और ओवरहेड भी 100। तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल कॉस्ट कितनी थी मेरी, 4,20,000। 4,20,000 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1/12 से। और यहाँ पर नोट डाल देना कि हमने WIP में मटेरियल लेबर ओवरहेड क्या लिए, 100% लिए। 50 पे निकालना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, बताइए फिनिश गुड्स कैसे निकालेंगे, फिनिश गुड्स की वैल्यू किस पे आएगी, टोटल कॉस्ट पे। टोटल कॉस्ट कितना है मेरा, 4,20,000 मल्टीप्लाई बाय फिनिश गुड्स कितना मेंटेन करना है आपको, 1 मंथ का, 1/12 हो जाएगा। इसके अलावा डेटर्स कितने मेंटेन करने हैं,
2 महीने डेटर्स की वैल्यू किस पे आएगी? कॉस्ट पे आएगी। कॉस्ट कितनी है मेरी? 4,20,000। कैश कितना मेंटेन करना है? 19,500 हो जाएगा। प्रीपेड क्वेश्चन में कुछ है नहीं है, छोड़ दीजिए। ये आ गया तुम्हारा ए, करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटी निकालिए फटाफट बेटा। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा? क्रेडिटर। क्रेडिटर कितना हो जाएगा आपका? देखो क्रेडिटर आपको कितना क्रेडिट दे रहा है? 3 मंथ का। तो साल भर में रॉ मटेरियल कितना यूज कर रहे थे तुम लोग? 1,92,000 का। तो मल्टीप्लाई किससे कर देना इसको? 3/12। अब लॉजिकली देखें, आपको स्टॉक कितना मेंटेन करना है रॉ मटेरियल का? 1 मंथ का। 3 महीने का सप्लाई उधार दे रहा है। तो मतलब रॉ मटेरियल के अंदर तो मेरा इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा है नहीं, क्योंकि यहाँ एप्लीकेशन कम है और सोर्स क्या है? ज्यादा है। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और क्रेडिटर के बाद में आउटस्टैंडिंग के बारे में क्वेश्चन क्या बोलता है? वेजेस में कितना आउटस्टैंडिंग है 1 मंथ का? तो वेजेस बताइए कितना आ जाएगा? वेजेस में कितना आउटस्टैंडिंग है आपका? बोलो। तो वेजेस है कितना आपका साल भर का? 96। तो 96,000 मल्टीप्लाई बाय 1 मंथ का ना, तो 1/12। और ओवरहेड में कितना आउटस्टैंडिंग दे रखा है? वेजेस और दोनों ये 1 मंथ है। 1/12 मल्टीप्लाई किससे करोगे? ओवरहेड से। कौन से ओवरहेड? वेरिएबल या फिक्स? दोनों ही ओवरहेड है भाई। वेरिएबल है तो भी ओवरहेड है, फिक्स है तो भी। सर फिक्स्ड आउटस्टैंडिंग कैसे हो सकता है? क्यों? रेंट फिक्स नहीं है क्या? वो आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकता? ये सेम मंथ में पे करना पड़ेगा। तो फिक्स भी तो आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं। स्टाफ की सैलरी, फैक्ट्री में स्टाफ, उसकी सैलरी क्या है? फिक्स्ड है। क्या वो आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकती? तो ओवरहेड कौन से लेके चलोगे? दोनों। 1,32,000 का 1/12 ये आ जाएंगे तुम्हारे पास में बी, करंट लायबिलिटीज। और वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। व्हाट द पॉइंट? क्वेश्चन हाँ जी, एक टेक्निकल इशू आ गया था बच्चों। आगे बढ़े। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था आपका। इसमें हमने पहले क्या बनाई? कॉस्ट शीट। अब इसी पैटर्न के अंदर मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ। इनमें आपको क्या बनानी पड़ेगी बेटा? कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिना कॉस्ट शीट वाले भी हैं और सिंपल हैं। तो आप फटाफट होमवर्क ले लीजिए। और इसके बाद में छोटा सा हमारा टॉपिक बाकी रहेगा, कौन सा? फैक्टरिंग, जो हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारा कवर हो जाए। इसमें आप लोग क्वेश्चन कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें आपकी कंप्लीट क्या बनेगी? कोशीट। क्यों बनेगी कोशीट? क्योंकि यहाँ पर आपको दे रखे हैं कौन से खर्चे? मैन्युफैक्चरिंग में फिक्स्ड और सेलिंग में भी कौन से दे रखे हैं? फिक्स दे रखे हैं। तो आपकी पहले बनेगी कोशीट। और इसी पैटर्न में तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 43 है। ठीक है वही है। तो यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन होमवर्क हैं, 43 एंड 42। मतलब 42 और 43 आपके क्या रहेंगे? होमवर्क रहेंगे। लेकिन 42 एंड 43 में एक एक पोर्शन में क्या है? डाउट आएगा। एक एक पॉइंट में क्या आएगा? डाउट आएगा। तो कोशिश करते हैं कि विद इन नेक्स्ट 10 मिनट्स हम उसको क्या कर लें? कवर कर लें। तो फटाफट आना 42 पे आना। क्वेश्चन नंबर 42 में आपकी क्या बनेगी? कोशीट। ये क्या कहता है? एनुअल प्रोडक्शन कितना है? 60,000 है। क्या दे रखा है? एनुअल प्रोडक्शन कितना है? 60,000। और ये जो डेटा गिवन है ना क्वेश्चन में, ये किस पे दे रखा है? 60,000 पे दे रखा है। और नीचे बोलता है कि आपने फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन कितना किया? 40,000 का। और 35,000 आपने क्या कर दिए? बेच दिए। मतलब 5,000 का क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। तो हमने पहले बात की थी, जितने पहले क्वेश्चन किए थे उसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं थे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या आ गया? क्लोजिंग स्टॉक आ गया। दूसरी बात, ये जो आपको ऊपर का डेटा दे रखा है ये 60,000 पे दे रखा है। और नीचे बोलता है कि हमारा प्रोडक्शन कितना है? 40,000। तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट में क्या आएगी? थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी उनकी कैलकुलेशंस में। और बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन की तरह फटाफट आइए इसकी कॉस्ट शीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉस्ट शीट। आइए क्वेश्चन नंबर 42 में मैं क्या बना रहा हूँ? सबसे फर्स्ट इसकी कॉस्ट शीट बना रहा हूँ, ताकि मेरे लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाए? इजी हो जाए। बताइए डायरेक्ट मटेरियल कितना लेके चलेंगे? कैलकुलेटर तैयार रखना बच्चों। 20 मल्टीप्लाई बाय 40,000 कितना हो गया? डायरेक्ट मटेरियल 8 लाख। डायरेक्ट वेजेस बताइए 15 मल्टीप्लाई बाय 40,000 कितना हो गया? 6 लाख। और ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, तो ये 14 लाख आ गई तुम्हारे पास में क्या? प्राइम कॉस्ट। ये आ गई तुम्हारे पास में क्या? प्राइम कॉस्ट।
इसमें ऐड करते हैं हम लोग क्या, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। वेरिएबल में क्या गिवन है बेटा, 15 मल्टीप्लाई बाय 40,000 कितना होता है, 6 लाख। और फिक्स कैसे निकालेंगे बेटा, 10 मल्टीप्लाई बाय 60,000, क्योंकि ये जो डेटा गिवन था ये किस पे दे रखा था आपको, 60,000 पे था। तो 60,000 के लेवल पे 6 रुपीज, मतलब टोटल में कितना हो गया, 6 लाख। तो 40,000 पे भी क्या रहेगा, ये वही 6 लाख ही रहेगा। कितना है, कितना आ गया, 26 लाख। अब मुझे बताइए, अब मुझे क्या ऐड करना है, एडमिन और, मतलब एडमिन तो है नहीं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब रुकिए, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है क्वेश्चन में, तो कॉस्ट शीट आपको याद है, तो इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग फिनिश गुड्स जो कि अवेलेबल नहीं है, और लेस क्या करते हैं, क्लोजिंग फिनिश गुड्स लेस करते हैं। तो ओपनिंग तो नहीं है, क्लोजिंग मेरे पास में है, तो मैं सबसे फर्स्ट क्या करूंगा, क्लोजिंग फिनिश गुड्स लेस कर दूंगा। देखो कैसे निकालूंगा फिनिश गुड्स, 26 लाख वैल्यू है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसकी, 40,000 की, और क्लोजिंग स्टॉक में कितना है, 5,000। देखना क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कितनी आती है, 26 लाख डिवाइड बाय 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5,000, 3,25,000 आ गई मेरी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। ये आएगा हमारा COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कितना आ गया, 22.75 लैक्स। इसमें ऐड कर दीजिए बेटा कौन सा, आपको दे रखा है क्वेश्चन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बताइए वेरिएबल कितना है, 1, सॉरी वेरिएबल है आपका 3, 3 कितने से मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 35,000, बेचे हमने 35 है तो 1,05,000 रुपए। और फिक्स किस में निकालेंगे बेटा, 1 मल्टीप्लाई बाय 60,000 पे आएगा। ये आ जाएगी आपके पास में क्या, टोटल कॉस्ट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो टोटल कॉस्ट देखना बेटा कितनी है निकल के तुम्हारे पास में, 24,40,000 की आ गई आपके पास में क्या, टोटल कॉस्ट। अब मुझे क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल, जिसके लिए मैं क्या बना रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। बताइए आपको रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना चाहिएगा, करंट एसेट्स में आ जाएगा आपके पास में स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना चाहिए, 3 मंथ का। देखना हमारा एनुअल कंजम्पशन क्या था, 6 लाख, और स्टॉक कितना मेंटेन करना है हमें, 6 लाख सॉरी 8 लैक्स, 8 लैक्स में स्टॉक कितना मेंटेन करना है हमें, 3 मंथ का। तो देखना कितना होता है, 2 लैक्स। स्टॉक ऑफ WIP क्वेश्चन में गिवन है, बोलो बेटा। और ऐसे क्वेश्चन में आप कभी भी देखना आपको WIP क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, तो आप हमें निकालना है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स कितना गिवन है क्वेश्चन में, हम निकाल चुके हैं 5,000 यूनिट, जो हम निकाल चुके हैं वो किसका स्टॉक था, फिनिश गुड्स का था। जो निकाला था 5,000 वो किसकी वैल्यू थी, फिनिश गुड्स की, जिसकी वैल्यू क्या निकल के आई थी आपके पास में, 3,25,000। तो 3,25,000 आपका फिनिश गुड्स निकल के आ गया। इसके बाद में हम क्या निकालते हैं, डेटर्स किस पे आएंगे, एट कॉस्ट। हमारी एनुअल कॉस्ट क्या निकल के आई थी, 24,40,000 मल्टीप्लाई। बताइए डेटर्स को कितना उधार दे रहे हैं आप, डेटर्स को दे रहे हैं हम कितना, 1.5 मंथ, तो 1.5 डिवाइड बाय डेटर्स आ जाएंगे। डेटर्स के बाद में क्या मेंटेन करना है मुझे, कैश। कितना कितना कैश क्वेश्चन में दे रखा है मुझे, 60,000 का। प्रीपेड एक्सपेंडिचर है, नहीं है, छोड़ दीजिए। तो ये आ गया तुम्हारे पास में ए, करंट एसेट्स। अब मैं निकालता हूं किसके बारे में, करंट लाइबिलिटीज के बारे में। करंट लाइबिलिटीज में कौन आएगा, क्रेडिटर्स। कौन आएगा, क्रेडिटर्स। अब क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़िए। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में दे रखा है कि आप एक नया प्रोजेक्ट क्या कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो। क्या स्टार्ट कर रहे हो, एक न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट जहां लिखा हुआ मिले वहां पर एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट होता है। क्या इशू क्रिएट होता है, कोस्ट शीट में आपके पास में निकल के आया था क्या चीज, 6 लाख का मटेरियल का कंजम्पशन निकल के आया था। क्या निकल के आया था, सॉरी 8 लाख का क्या था, मटेरियल का कंजम्पशन था साल भर का। और यहाँ पर स्टॉक कितना निकल के आया था, 2 लाख का। जब मेरा 8 लाख का कंजम्पशन है और 2 लाख का मेरा क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, तो मैंने खरीदा कितना होगा, 10 लाख। तो सर बाकी क्वेश्चन में आपने ऐसा क्यों नहीं बताया। तो भैया नॉर्मल सी बात है कि अगर मेरा 8 लाख का क्या है,
पूरे कंजम्पशन है, 2 लाख का मेरा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 8 लाख का कंजम्पशन प्लस 2 लाख का क्लोजिंग, तो हमने खरीदा कितना होगा, 10 लाख। तो कुछ ओपनिंग भी तो पड़ा होगा। ड्यूटी है। बाकी क्वेश्चंस में कहीं ओपनिंग के बारे में कुछ था नहीं था। यहाँ प्रॉब्लम क्या आ गई, ये न्यू कंपनी है, इसका मतलब इसके पास में ओपनिंग स्टॉक होगा ही नहीं। और बाकी क्वेश्चन में हम ये मान के चलते हैं, एग्जिस्टिंग कंपनी में मान के चलते हैं कि जितना क्लोजिंग है दैट इज इक्वल टू योर ओपनिंग स्टॉक। तो बाकी क्वेश्चन में तो क्या होता है, ओपनिंग क्लोजिंग इक्वल हो गए तो उसका इफेक्ट खत्म हो गया। लेकिन न्यू कंपनी के केस में क्रेडिटर्स निकाले जाएंगे गुड्स परचेज पर। और परचेज कैसे निकालेंगे, 8 लाख का तुम्हारा क्या था, कंजम्पशन, और 2 लाख का तुम्हारे पास में क्या था, क्लोजिंग स्टॉक। तो परचेज कितना है तुम्हारा, नॉर्मल क्वेश्चन होता है तो हम उसमें से ओपनिंग स्टॉक लेस करते हैं, और नॉर्मल क्वेश्चन में हम ये क्या मान के चलते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक इक्वल है, तो वापस वो चीज 8 लाख पे निकल के आ जाती, जैसे कि हमने नॉर्मल क्वेश्चन में किया। लेकिन इस क्वेश्चन में इशू क्या आ गया, न्यू कंपनी है तो क्लोजिंग है, ओपनिंग नहीं है, तो परचेज कितना हो गया, 10 लाख का मल्टीप्लाई क्या रेट पे निकालेंगे, क्या टाइम का निकालेंगे, 4 महीने मल्टीप्लाई बाय 4/12। और एक आप निकाल लेना आउट स्टैंडिंग। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वेजेस में कितना, वेजेस एनुअल कितने थे हमारे पास में, 6 लाख। तो 1 मंथ का निकालना, 50,000 आ जाएगा, निकल जाएगा। और एक निकालना है क्या चीज आपको, ओवरहेड। क्वेश्चन में देखना बेटा कितना ओवरहेड क्वेश्चन में दे रखा है, वेजेस में तो दे रखा था 1 मंथ, ओवरहेड में कितना दे रखा है, 1.5 पर डेट 1.5 है या हाफ है, हाफ मंथ है। बताइए कौन से ओवरहेड की बात कर रहे हैं, सारों दी कर मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है या सेलिंग की बात कर रहा है, वेरिएबल की बात कर रहा है या फिक्स्ड की बात कर रहा है, ये सब की बात कर रहा है। आउटस्टैंडिंग वेरिएबल भी होगा, फिक्स्ड भी होगा, मैन्युफैक्चरिंग भी होगा, तो सेलिंग भी होगा। सारे ओवरहेड आप जोड़ लो, कितने हैं टोटल ओवरहेड्स, 6 लाख, 6 + 6 12, 12 लाख प्लस 1,65,000, तो 12 + 1,65,000, तो 13,65,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5/12। तो ये आ जाएंगे तुम्हारे पास में बी फॉर करंट लाइबिलिटीज आ गए। तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा आपका ए माइनस बी। कुछ कंटिंजेंसी क्वेश्चन में गिवन है तो ऐड कर देना क्या चीज, कंटिंजेंसी। तो क्या निकल के आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल ये जो निकल के आएगा कौन सा निकल के आएगा, इंक्लूडिंग कंटिंजेंसी। अब फटाफट क्वेश्चन पढ़े, कंटिंजेंसी कितना दे रखा है, 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल इंक्लूडिंग दैट प्रोविजन। मतलब जो 10% मुझे बोल रहा है ना, किसका बोल रहा है, 10% इस अमाउंट का बोल रहा है। तो ये 100 मान लो, तो ये 10 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 90। तो कंटिजेंसी 10/90 निकल के आएगा। एक छोटी सी गलती क्वेश्चन को गलत करवा देगी, जल्दबाजी का काम शैतान का, एक छोटी सी गलती नंबर कटवा देगी। तो 10% बोला है वो इंक्लूडिंग दैट कंटिजेंसी प्रोविजन बोला है। तो ये था क्वेश्चन नंबर तुम्हारा कौन सा, 42। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 8 मार्क्स से, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, लेंदी होते हैं। और इसी पैटर्न का तुम्हारा कौन सा है, 43। बस 43 में कोर्सशीट नहीं बनेगी, सिंपल क्वेश्चन है। बस ध्यान रखना 43 के बिगिनिंग में दे रखा है न्यूली फॉर्म कंपनी है, न्यूली फॉर्म कंपनी में क्रेडिटर कैसे निकालेंगे, समझे आप, क्रेडिटर कैसे निकालेंगे न्यूली फॉर्म में, आपका कंजम्पशन प्लस जो क्लोजिंग स्टॉक निकल के आएगा रॉ मटेरियल का, वो ऐड कर देना, डिवाइड बाय 12 कर देना, और देख लेना वो क्रेडिटर आपको कितने मंथ का क्रेडिट दे रहा है, 2 मंथ है 3 मंथ है जो भी है। तो ये तुम्हारे 42 एंड 43 भी मैंने ऑलमोस्ट कवर करवा दिया, 42 तो मैंने पूरा करवा दिया, 43 तुम्हारा क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट खत्म है हमारा, मेन बाकी क्या रहा है इसके अंदर, फैक्टरिंग। तो ये फैक्टरिंग का पोर्शन और छोटा मोटा जो इश्यूज है वो हमारा नेक्स्ट क्लास में क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट आपकी आज सेकंड क्लास थी वर्किंग कैपिटल की, जिसमें वर्किंग कैपिटल हो चुका है, फैक्टरिंग और बाकी बचा कुचा पोर्शन मिला के तुम्हारा नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कवर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों, टाटा, बाय बाय।